Hi friends, again we are going to discuss most important MCQs. First is which of the following is the deterioration of mental efficiency, reality and moral judgment that results from in group pressure. Deterioration का मीनिंग होता है खराब होना. देखिए मेंटल एफिशिएंसी का सही से यूज़ किस में नहीं हो पाता या रियलिटी नहीं रहती एंड मोरल जजमेंट बिकम्स वर्स. तो हरासमेंट की वजह से ये ग्रुप थिंक ग्रुप बर्नआउट या ग्रुप कंट्रोल की वजह से. देखिए फ्रेंड्स एक ऑप्शन है ग्रुप थिंक. ग्रुप थिंक का क्या मीनिंग है? ग्रुप थिंक एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो हमें एवरीडे लाइफ में भी देखने को मिलता है. कई बार ऐसे होता है हम ग्रुप में बैठे होते हैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में, कोई बात हो रही होती है तो हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं उस बात के रिगार्डिंग वो अलग होते हैं और बाकी सबके अलग होते हैं. बट उस ग्रुप में हार्मनी बनी रहे, हम चुप रहते हैं, हम अपनी बात नहीं कह पाते. तो ऐसी ही सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है. जब ग्रुप्स में डिसीजन लिए जाते हैं, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनी रहे, ग्रुप में कई लोग शांत रहते हैं एंड कई बार इससे रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है. तो इसे ही कहा जाता है ग्रुप थिंक. तो जब ग्रुप थिंक होता है तो हम यूनैनिमस डिसीजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि मेंटल एफिशिएंसी का सही से यूज़ किस में नहीं हो पाता और मोरल जजमेंट कब वर्स होती है, तो वो होती है ग्रुप थिंक की वजह से. तो हमारा आंसर आएगा ग्रुप थिंक. नेक्स्ट है the apex body at the highest level of the unit which oversees the functioning of quality circles is called. हमने apex body बतानी है जो क्वालिटी सर्कल्स को ओवरसीज करती है, क्वालिटी सर्कल्स को सुपरवाइज करती है. फैसिलिटेटर, कोऑर्डिनेटर, स्टीयरिंग कमेटी या सुपरवाइजरी कमेटी. तो ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. फैसिलिटेटर कौन होता है? फैसिलिटेटर एक वो पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो क्वालिटी सर्कल्स को गाइड करता है, क्वालिटी सर्कल्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, वो पर्सन होता है. एंड जो कोऑर्डिनेटर कौन होता है? कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करता है क्वालिटी सर्कल की एक्टिविटीज़ को. एंड स्टीयरिंग कमेटी ये वो अपेक्स बॉडी होती है एट द हाईएस्ट लेवल जो क्वालिटी सर्कल्स के फंक्शंस को देखती है एंड एज एन एडवाइजरी बॉडी काम करती है टू इंश्योर स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सर्कल्स. तो हमारा आंसर भी आएगा स्टीयरिंग कमेटी. ये अपेक्स बॉडी होती है जो क्वालिटी सर्कल्स के फंक्शंस को सुपरवाइज करती है, ओवरसीज करती है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग अ मोरल कोर्स ऑफ एक्शन. तो सबसे पहले ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स क्या होता है? मेटा एथिक्स में थ्योरेटिकल देखा जाता है किसे? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोरल कंसेप्ट्स. वो मोरल कंसेप्ट्स कौन से होते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, गुड एंड बैड. इनके जस्ट मीनिंग को समझा जाता है थ्योरेटिकली. व्हाट इज़ मोरालिटी, व्हाट इज़ गुडनेस, या हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इफ़ समथिंग इज़ गुड और समथिंग इज़ बैड. तो यही होती है मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स में जस्ट थ्योरेटिकली उनके मीनिंग को समझा जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड. इनके जस्ट मीनिंग को समझा जाता है थ्योरेटिकली. बट जो नॉर्मेटिव एथिक्स होते हैं इसमें प्रैक्टिकली देखा जाता है कि एथिकली विच एक्शंस आर राइट एंड विच एक्शंस आर रॉन्ग. इसमें प्रैक्टिकली देखा जाता है मोरल रूल्स होते हैं फॉर ह्यूमन एक्शंस. मोरल रूल्स होते हैं जैसे सपोज फुटबॉल की कोई टीम है, उसमें रूल सेटअप करना कि हाउ द गेम इज़ प्लेड. तो ऐसे ही ह्यूमन एक्शंस के लिए रूल सेट करने को नॉर्मेटिव एथिक्स कहा जाता है और इसमें प्रैक्टिकली देखा जाता है. एंड जो विर्चू एथिक्स होते हैं, विर्चू एथिक्स, विर्चू का मीनिंग ही होता है गुण. जब पर्सन के करैक्टर की बात आए कि पर्सन का करैक्टर कैसा है, उसमें गुण कैसे हैं, तो वो होती है विर्चू एथिक्स. जैसे ऑनेस्टी, फेयरनेस कितनी है उस पर्सन में. तो विर्चू एथिक्स इज बेस्ड ऑन करैक्टर एंड मोरल विर्चू ऑफ अ पर्सन.
And applied ethics, how we should act in specific areas of our lives. हम ethics को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हम मोरल आउटकम्स को अचीव करते हैं, तो वो होती है अप्लाइड एथिक्स. तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रैक्टिकली मोरल एथिक्स को कौन डिस्क्राइब करता है, तो हमारा आंसर आएगा नॉर्मेटिव एथिक्स. नेक्स्ट है assertion. Herzberg believes that today's motivators are tomorrow's hygiene factors. And उसकी रीजनिंग है, some job conditions operate primarily to dissatisfy employees when they are absent, but their presence does not motivate them in a strong way. देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, हर्जबर्ग थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है. टू फैक्टर कौन कौन से हैं, मोटिवेटर फैक्टर्स एंड सेकेंड है हाइजीन फैक्टर्स. मोटिवेटर फैक्टर्स कौन से होते हैं, इसमें मोटिवेट फैक्टर्स में अचीवमेंट आती है, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ. अगर हम मोटिवेटर फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा. अगर हम मोटिवेटर फैक्टर्स को जैसे कि अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम अगर इंक्रीज करेंगे तो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा. और जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, जो अगर उन्हें ना प्रोवाइड किया जाए तो डिससेटिस्फैक्शन होगी, जैसे फेयर पे या कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस या प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना प्रोवाइड किए जाएं, ये नेसेसरी होते हैं फॉर पीपल टू वर्क. हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्रूव करने से जॉब डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगी. तो हमारा assertion क्या है, करेक्ट है. हर्जबर्ग believes that today's motivators are tomorrow's hygiene factors. yes. एंड रीजनिंग में क्या कहा गया है, some job conditions operate primarily to dissatisfy employees when they are absent, but their presence does not motivate them in a strong way. कुछ जॉब कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है तो डिससेटिस्फाई होगा वो, एंड अगर प्रेजेंट होगा तो भी इतना मोटिवेट नहीं होगा, मींस फुली सेटिस्फाइड नहीं होगा. कुछ जॉब कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, चाहे पर्सन एब्सेंट है चाहे वो प्रेजेंट है. तो ये रीजनिंग भी करेक्ट है. असर्शन एंड रीजनिंग दोनों करेक्ट हैं, बट जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही. इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. रीजनिंग असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट दोनों करेक्ट हैं. तो आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन. प्लानिंग फंक्शन को करेक्टली सीक्वेंस में लगाना है. ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं. इसमें हम देखेंगे कि प्लानिंग फंक्शन को करेक्टली सीक्वेंस में कैसे लगाना है. तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जब हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे. फर्स्ट नंबर पे अपॉर्चुनिटी आएगी. देन हम देखेंगे कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं. उसके अपॉर्चुनिटी डिसाइड करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे. एंड देन हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं. हम अल्टरनेटिव्स डिसाइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उन अल्टरनेटिव्स को बाद में हम कंपेयर करेंगे. अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करने के बाद हम अल्टरनेटिव्स को चूज़ करेंगे. जो हमने अल्टरनेटिव कंपेयर किया है उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा हम उसे चूज़ करेंगे. एंड अल्टरनेटिव को चूज़ करने के बाद ही हम प्लान को डिसाइड करेंगे, प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे. सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे. देन हम अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे. के बाद हम अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे. देन जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा हम उसे चूज़ करेंगे. देन लास्ट में हम अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट करेंगे, प्लान्स बनाएंगे. तो ये हमारा प्लानिंग फंक्शन का सीक्वेंस. नेक्स्ट है इन इंटीग्रेटिंग स्पेशल फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद द
line function sales as a major challenge to top management can be achieved by which of the marketing organization? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब स्पेशलिस्ट फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है with the line function and when they join and work together with the line function, तो वो किस में होता है वो देखना है हमें। जब स्पेशलिस्ट फंक्शन को ज्वाइन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है विद द लाइन फंक्शन, वो किस टॉप मैनेजमेंट के लिए चैलेंज है वो देखना है हमने। तो इनमें से देखेंगे फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की थी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है। ये हाइब्रिड होता है किसका, फंक्शनल लाइंस का, एंड हाइब्रिड होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का प्लस प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट लाइंस का। इनमें फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एम्प्लॉयज़ 2 और मोर मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। जहाँ डाइवर्स प्रोडक्ट लाइंस होती हैं वहाँ ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। एम्प्लॉयज़ पहले अपने प्राइमरी मैनेजर को रिपोर्ट करता है, देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है। जैसे एक मैनेजर फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैंडल करता है एंड अदर प्रोजेक्ट मैनेजर की। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होल्ड्स स्ट्रॉन्ग मैनेजर पोजीशन, जो कि कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि टॉप मैनेजमेंट के लिए वो कौन से चैलेंजेस हैं जब एक स्पेशलिस्ट फंक्शन एंड लाइन फंक्शंस को इकट्ठा किया जाता है, इंटीग्रेट करके काम किया जाता है। तो वो किस में किया जाता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज द हाइब्रिड ऑफ फंक्शनल एज वेल एज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर आएगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव वाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव। यस, करेक्ट है। रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव अप्रोच एंड सिलेक्शन इज द नेगेटिव अप्रोच। इसकी रीजनिंग क्या है, रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर्स while selection rejects a large number of unqualified applicants। तो इसका रीजनिंग भी करेक्ट है। कैसे, देखिए फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच। क्यों, बिकॉज ये लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जॉब्स के लिए इनकरेज करती है। इसमें एम्प्लॉयज़ एंड एप्लीकेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है। जब कोई पर्सन रिक्रूटमेंट के लिए आता है तो एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जॉब्स के लिए इनकरेज करता है। बट जो सिलेक्शन होती है वो नेगेटिव अप्रोच होती है, बिकॉज इसमें जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब रिजेक्शन होती है तो वो नेगेटिव अप्रोच बन गई ना, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है जो अनस्टेबल कैंडिडेट्स होते हैं। एंड जो कम्पिटिटिव एंड सुटेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो हमारी असर्शन एंड रीजनिंग दोनों करेक्ट हैं। एंड तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा आंसर आएगा, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग इसमें देखेंगे लीनियंसी क्या होती है, ये एक एरर है, एक ऐसी रेटिंग मिस्टेक होती है कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो रेटर या तो ओवर पॉजिटिव रेटिंग कर देता है या ओवर नेगेटिव रेटिंग कर देता है। ये एक सब्जेक्टिव बायसनेस होती है, सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। रेटर खुद की परसेप्शन, खुद की सोच के अकॉर्डिंग रेट कर देता है। जैसे मान लो कोई स्टिक टीचर है, वो कम ग्रेड्स देगा एज़ कम्पेरेटिव टू जो देना चाहिए, एज़ कम्पेरेटिव टू ट्रू ग्रेड जो देने चाहिए उससे कम ग्रेड देगा जो स्टिक टीचर होगा। तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव लीनियंसी। बट जो इजी रेटर टीचर होगा
वो ट्रू लेवल से जितना देना चाहिए उससे हायर ग्रेड्स देंगे तो वो होगी पॉजिटिव लीनियंसी। मीन्स ओवर पॉजिटिव या ओवर नेगेटिव जाकर जब खुद की सोच के अकॉर्डिंग जब रेटर रेट करता है तो वो होती है लीनियंसी एरर। इसमें ये होती है सब्जेक्टिव असेसमेंट, इसमें सब्जेक्टिव बायसनेस होती है, रेटर खुद की परसेप्शन खुद की सोच के अकॉर्डिंग रेट करता है। और हेलो एरर कौन सी एरर होती है? हेलो एरर होती है किसी पर्सन की एक सिंगल परफॉर्मेंस या सिंगल ट्रेट के बेस पर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज कर लेना। एक सिंगल ट्रेट के बेस पर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज कर लेना तो वो होती है हेलो एरर। ये इसमें पॉजिटिव इम्प्रेशन देखा जाता है, उस पर्सन का पॉजिटिव इम्प्रेशन देखकर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज कर ली जाती है। जैसे हम किसी पर्सन को देखकर, मान लो किसी पर्सन को फोटोग्राफ में देख रहे हैं एंड उस फोटोग्राफ में वो गुड लुकिंग दिख रहा है तो हम सोच लेते हैं कि ये ओवरऑल भी गुड पर्सन होगा, तो उसके पॉजिटिव इम्प्रेशन को देखकर हम उसे जज कर रहे हैं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो वो होती है हेलो एरर। हेलो एरर के साथ एक होता है हॉर्न इफेक्ट, एक हॉर्न इफेक्ट भी होता है। देखिए ये भी एक एरर है जब किसी पर्सन की सिंगल नेगेटिव ट्रेट के बेस पर उसे जज कर लिया जाता है या उसके अपीयरेंस के बेस पर, तो होती है हॉर्न इफेक्ट। अगर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है तो वो होती है हेलो इफेक्ट, एंड अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में ही नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे तो वो होता है हॉर्न इफेक्ट। जैसे कि जो ओवरवेट पीपल होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली लेज़ी और इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसी सोच बनी हुई है तो मैनेजर का फर्स्ट इम्प्रेशन बैड हो जाएगा उनके लिए, तो ये क्या हुआ हॉर्न इफेक्ट होगा, हम उनके नेगेटिव ट्रेट को देख रहे हैं। एक होता है स्पिल ओवर इफेक्ट, जब प्रेजेंट परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर या पास्ट बिहेवियर के बेस पर, तो वो होते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। जैसे इफ अ पर्सन हु हैज़ नॉट डन अ गुड जॉब इन द पास्ट इज कंसिडर्ड टू बी बैड फॉर डूइंग प्रेजेंट वर्क, अगर किसी पर्सन ने पास्ट में अच्छा काम नहीं किया तो ये मान लिया जाता है कि प्रेजेंट में भी वो नहीं कर सकता। तो पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग अनजस्टिफाइबली इन्फ्लुएंसिंग करंट रेटिंग, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर जब प्रेजेंट को रेट कर दिया जाता है तो वो होते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। एंड रेटर इफेक्ट में क्या कहा गया है? फेवरेटिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। फेवरेटिज्म जब गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू द पर्सन दैट यू लाइक बेस्ट, वो होती है फेवरेटिज्म। एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? एक जनरल बिलीफ अबाउट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल, जैसे ओवरवेट पीपल को मोस्टली एज अ जोली पर्सन, ये जोली पर्सन ही होगा ओवरवेट पीपल। एंड प्रोफेशनल पीपल के लिए रिस्पेक्टेबल सोच होती है। जनरल सोच, ये होती है जनरल सोच। स्टीरियोटाइपिंग होती है जनरल सोच किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की कि ये धारणा बनी हुई है जनरली। एंड तो ये रेटर के इफेक्ट्स हैं फेवरेटिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो इसके आंसर ये सेम ही है जो मैंने इनके सामने लिख रखे हैं इनके आंसर्स। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर कौन से होते हैं? व्हेन मैसेजेस आर सेंट बाय द सेंडर, तो फिजिकल बैरियर्स लाइक डोर्स, वॉल्स या डिस्टेंस बिटवीन द पीपल कम्युनिकेटिंग, उनकी वजह से कई बार कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। डिस्टेंस की वजह से कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या टेलीफोन कॉल डिसकनेक्शन हो जाए, नॉइस आने लगे, इम्प्रॉपर टाइम हो, या ओवरलोड इन्फॉर्मेशन हो जाए। जैसे मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करते हैं, डिफरेंट लेटर्स का रिस्पॉन्स करते हैं, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, तो वैसे कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगी, तो उससे भी फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। डिफेक्ट्स इन मीडिया या डिस्ट्रैक्शन इन इन्वायरमेंट या फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे?
नॉइज, improper time overload, information. But जो poor vocabulary है, vocabulary is not a physical barrier of communication, it is a language barrier. It is a language barrier. poor vocabulary क्या है? language barrier है, ये physical barrier नहीं है, तो ये आंसर आएगा हमारा poor vocabulary. It is not a physical barrier. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. सेल्स एग्जीक्यूटिव. सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करता है? ये ऑपरेटिंग फोर्स मैनेजर होता है. सेल्स ऑपरेशन मैनेजर जो सेल्स को स्मूथली रन करता है. सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या हुआ? ऑपरेटिंग फोर्स मैनेजर. और जो ब्रांच मैनेजर देखिए फ्रेंड्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखने पड़ेंगे हमें. 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. फर्स्ट लेवल पर क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मैनेजरियल, और जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल और टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो फर्स्ट लेवल पर होते हैं. इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजरियल डायरेक्टर्स होते हैं फर्स्ट लेवल पर. जो सेकंड लेवल पर आते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव या मिडिल लेवल के मैनेजमेंट. इसमें ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं. ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कौन से लेवल पर होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर होते हैं. तो हमारा आंसर आएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ब्रांच मैनेजर का कौन सा आएगा? मिडिल मैनेजमेंट. ये सेकंड लेवल पर होते हैं, मिडिल लेवल पर. इसमें ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं. और थर्ड लेवल पर होते हैं सुपरवाइजरी या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें सुपरवाइजर्स आ गया, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स या सुपरिटेंडेंट्स होते हैं. तो फोरमैन कौन से में आएगा? फोरमैन आएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट पर. एंड जो प्रोडक्शन आएगा टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट पर. टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट में आएगा प्रोडक्शन. तो होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू.